हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे बलबन के बारे में। और इसके बाद जो पूरा डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी हमारी, गुलाम डायनेस्टी। तो बलबन के बारे में, और आप ये कह सकते हैं दो तीन जो इसके बाद शासक बनते हैं उसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं बहुत जल्दी से इस लेक्चर को समाप्त करूँगा। अभी क्वेश्चंस आप इसके बाद जो मैंने एक और क्लास शेड्यूल कर रखी है, अगर आप देख रहे होंगे तो 7:30 बजे फिर दोबारा जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद मैं अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें आज ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर में, आज के ही दिन में। तो उस समय आप लाइव आ जाइएगा अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया होगा। वैसा भी लाइव है तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ लीजिएगा, पर मैं कोशिश करूँगा भी क्वेश्चन ना लूँ। आने वाली जो क्लास होगी 7:30 बजे की, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। बलवन से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक दो पॉइंट बता दूं, क्लास बहुत छूट गई थी, कारण ये था अभी कई कह रहे थे कि आपने लेक्चर नहीं दे पाए थे, थोड़ा सा डिले हो गया हिस्ट्री में। देखिए मैं आपको बता दूं, कल लेक्चर मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड करे थे और मैं सोच रहा था रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं क्योंकि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर ले सभी। पर उसमें इतनी एक कह सकते हैं बैड लक रहा कि उसमें पूरा जो मैंने कंटेंट बनाया था प्लस में स्टैटिक भी था उसके अंदर, क्योंकि स्टैटिक का जो घराने वाला टॉपिक है उसको भी मैंने उसमें शामिल कर रखा था। प्लस हिस्ट्री के कई ऐसे टॉपिक थे जो बहुत लेंदी टॉपिक थे, उनको भी मेरे को छोड़ना पड़ गया था। मतलब वो सारे कर लिए थे हमने रिकॉर्ड और उसके बाद वो सारे इरेज हो गए, मतलब सपोर्ट नहीं करी जब हम उसको काम कर रहे थे उसके ऊपर। तो पूरा आप समझ लीजिए 2.5-3 घंटे का पूरी मेहनत बेकार हो गई, इसलिए मैं आज लगातार 2-3 लेक्चर ले रहा हूँ कि जिससे वो उसको भरपाई कर सके। क्योंकि कई कह रहे थे हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा जल्दी कराइए कंटेंट। बाकी एक दो क्वेश्चंस थे, अगर आप देख रहे होंगे तो आप बताइएगा। कह रहे थे कि एप्लीकेशन में डाउनलोड के ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो आपको मैं कई बार बोलता हूँ, नंबर मैंने आपको दे रखा है। इस नंबर पे जब भी आपको, सॉरी, 8447848758, ठीक है, ये बीच में 8 नहीं है, इसको काट दीजिएगा। इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अर्जेंट रहेगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं रहेगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट आ रहे हैं आपके तो। हाँ, एजुकेशन से आपका कोई रिलेशन है या कोई भी तरीके की परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसमें भी आपको रिप्लाई प्रॉपरली दे दूंगा, नहीं तो आप मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर इस नंबर पे कर ले कॉल, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो इसको लेके कोई ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना। और बता दिया मैंने आपको, बहुत लंबा इसलिए हो गया कहानी, क्योंकि एक दो लेक्चर दिन से मैंने लेक्चर इसलिए नहीं दिए कि सारी प्रॉब्लम यही आ गई थी हिस्ट्री की, और सारे लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करे और वो सारे बेकार हो गए। तो आज स्टार्ट करते हैं बलबन के बारे में। देखिए जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कि उसके बारे में क्या आपके लिए ज़रूरी है। प्रीवियस जैसे बात करते हैं हम बात करते हैं जितना प्रीवियस की कंटेंट हमने पढ़े हैं, तो एक बार रिवीजन बेसिस में आप बार बार इसको रिकॉल करते रहे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दोबारा से एक बार फिर दोबारा गुलाम डायनेस्टी में चलते हैं, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। मोहम्मद गोरी छोड़ देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, मात्र 4 साल वो अपना शासन संभालता है। 4 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। उसके हम डिटेलिंग पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, हम ऊपर ऊपर की बात करेंगे जिससे आपको याद रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इसका बेटा आराम शाह। आराम शाह की हमने बात करी थी, बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है, 10-15 दिन तक उसका शासनकाल कहा जाता है। हाँ, इतिहासकारों के बीच में इसमें मतभेद है, कई बोलते हैं 1-1.5 साल रहा था, कई कहते हैं 10-15 दिन, पर ज़्यादा मेजोरिटी में आप देखेंगे तो बहुत कम समय तक ये रहा था। हमारा कहने का मतलब ये है। पर मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन से बाद शासक बनता है, और हम क्या लगा लेते हैं उसको राइट आंसर, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश डायरेक्ट नहीं बनता है, इल्तुतमिश भी एक बीच में षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, फिर इसको आराम शाह को हटा के खुद बन जाता है। और मैंने बताया था इलबारी जनजाति का पहला ये शासक बनता है जो अपने शासन काल में बैठता है और पूरी तरीके से जो भी षड्यंत्र करके एक अलग बना लेता है, इलबारी जनजाति का, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये चीज़ हमारा पहला क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया। हाँ, सेकंड कौन बनेगा इलबारी जनजाति का, ये। और ये कई आप देखेंगे, मैं आपको इससे जोड़ूंगा कि इल्तुतमिश और बलबन की स्टोरी बहुत हद तक आपस में मैच करती थी। मृत्यु भी एक ही तरीके का कारण था इनका, जो मृत्यु हुई थी, बेटे के शोक में दोनों की मृत्यु होती है। दोनों ने सोचा किसी और का उत्तराधिकारी बनाने का, पर बन कोई और जाता है। बहुत इसकी कहानियाँ बिल्कुल सिमिलर है, किसके जैसे, इल्तुतमिश के जैसे। तो इल्तुतमिश हो गया, फिर इल्तुतमिश क्या करता है, मैंने बताया था आपको कि कहता है वंशवाद मैं तरीके से शुरू करूंगा कि मेरे बेटे के बेटे के बेटे चलते रहेंगे दिल्ली सल्तनत के तौर पे। ये हो नहीं पाता है, तो इसके बाद क्या करता है, अपने बेटे को बिठाता है जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, हमने बात करी थी। रुकनुद्दीन फिरोज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, जिसको रजिया सुल्तान हटा देती है, क्योंकि रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी। रजिया सुल्तान हमने बात करी थी इनके बारे में।
पर मैंने बताया था इल्तुतमिश की मृत्यु कारण यही माना जाता है कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे, इल्तुतमिश का बेटा था, वो बंगाल का शासक था और ये मन से था कि इल्तुतमिश का कि मैं शासक इसी को बनाऊंगा, राजा इसी को बनाऊंगा अपने बाद। वंशवाद करने का यही कारण था, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहता था और एक योग्य शासक था। मतलब आप समझ लीजिए बंगाल के क्षेत्र को इसने अपने अधीन रखा हुआ था, तो बहुत बड़ी बात है। पर कारण क्या होती है, इल्तुतमिश का बेटा बंगाल के शासक के तौर पे ही जब रहता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद इसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है और इसी कारण ये शोक में चले जाता है, क्योंकि इसको पता था कि मैं रुकनुद्दीन फिरोज को नहीं बना सकता, क्योंकि वो अयोग्य शासक था। और रजिया सुल्तान के लिए ये प्रस्ताव रखता है कि मैं अपनी बेटी को बनाऊं, पर जितने भी उलेमा वगैरह थे, मैंने बात करी थी कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी बेटी को शासक के तौर पर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में महिलाओं को जगह नहीं दी जाती इस चीज़ की। तो ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। पर बाद में जैसे इसकी मृत्यु होती है तो रजिया सुल्तान इसको मार देती है, रुकनुद्दीन फिरोज को, और बन जाती है शासिका, पहली दिल्ली सल्तनत की या भारत की पहली मुस्लिम शासिका के तौर पे ये बन जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसको फिर अल्तुनिया से पहली बात मैंने आपको याकूत की कहानी बताई थी, याकूत के साथ इसका प्रेम होता है, फिर याकूत को मार दिया जाता है। फिर याकूत के बाद एक हमने बात करी थी कि अल्तुनिया इसके साथ शादी कर लेता है, फिर अल्तुनिया रजिया सुल्तान के साथ शादी करता है और उसको भी कॉन्स्पिरेसी करके दोनों को रास्ते में कैथल में मार दिया जाता है। ये हमने सब चीज़ पढ़ लिया है। और ये सारी कहानी कहाँ से गढ़ी जाती है, कहानी बनाने वाला व्यक्ति ये था बलबन, जिसको कहता है मास्टर माइंड, ये व्यक्ति था। अब इसकी रिलेट कैसे करता हूँ मैं इल्तुतमिश के साथ, अब उसको याद रखना है। मैंने हमेशा से ये बोला है कि आपको आपस में रिलेट करना है, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इल्तुतमिश जैसे ही इसकी कहानी रहती है। अब इसकी क्या है, देखिए पहली बात, इसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। ये जरूर याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका शासनकाल 20 साल का था और इसने भी कोई एक ऐसे तरीके से वंशवाद के रूप में नहीं आया था जैसे इल्तुतमिश था। उसकी कोई ऐसी थोड़ी थी डायनेस्टी के तौर पे वो उसके पिता बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं था, उसके चाचा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम कहानी पढ़ चुके हैं। तो इल्तुतमिश के बाद सेम कहानी इसकी बलबन की देखी जाती है। इसका भी कोई ऐसा नहीं था। ये क्या था, तुर्कान ए चहलगानी का एक सरदारों में से 40 में से एक था, ये उन 40 में से। और मैंने आपको बताया था तुर्कान ए चहलगानी का काम ही था कि शासन व्यवस्था को बनाने वाले व्यक्ति यही थे। इनको किंग मेकर भी कहा जा सकता था। तो देखिए बनाने वाला, तुर्कानी चलगानी वाला व्यक्ति कौन था, इल्तुतमिश, और उसको खत्म करने वाला व्यक्ति कौन था, बलबन। तो सिमिलरिटी दिख रही होगी आपको कि दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा अलग अलग अंतर हो जा रहा है। तो पढ़े, इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। मैंने आपको बोला गुलाम है और इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम में खरीदा था, ग्वालियर विजय के बाद इसको खरीदा था। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। इल्तुतमिश द्वारा दी गई शुरू की गई तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, ये नाम जरूर याद रखना है। इसको बलबन द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। हमने पहली बात करी है। कहानी क्या थी, देखिए बलबन बहुत, आज तक अगर आप बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे शार्प माइंड का जो शासक रहा है वो यही रहा है, बलबन। बलबन ने स्टार्टिंग से पूरी चीज़ें देखी। उसने एक ग्रुप में जिसमें वो लीड करता था, वो जानता था कि जिस ग्रुप के लिए मेरे लिए हार्म हो सकता है, अगर मैं इसमें, क्योंकि हम ही कॉन्स्पिरेसी करके किंग मेकर के तौर पे किसी को हटा दे रहे, रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया हमने, कि हम रजिया सुल्तान को हटाया हमने अल्तुनिया के साथ के तरीके से, फिर अल्तुनिया को मार दिया क्योंकि वो दिल्ली का शासक बन सकता था। ऐसे ही कर करके इन्होंने सभी को हटाया। तो इसने बोला अगर मैं कल बनता हूँ शासक के तौर पर, राजा बनता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो मैं तुर्कान चलगानी को ही खत्म कर दूँ। ये तुर्की सरदारों का ग्रुप था, 40 सरदार हुए करते थे, जिसमें से एक बलबन भी था। पर बलबन बन जाता है और ये क्या करता है कि अपनी अलग नीतियां बनाने लग जाता है। देखिए मैंने आपको बोला तुर्की सरदारों का ग्रुप था ये, और ये तुर्कियों को ही पसंद नहीं करता था। आप समझ सकते हैं कितना दिमागदार आदमी था। उसी ग्रुप के बीच में रह रहा है और उन्हीं ग्रुप के लोगों को पसंद नहीं करता है। इसकी सीधे नज़र थी सिंहासन पे, क्योंकि जानता था कि रुकनुद्दीन फिरोज तो हो गया, कहानी इसकी ख़त्म, बाकी मैं संभाल लूंगा आगे, क्योंकि रजिया सुल्तान को मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। पूरी कहानी इसी की थी बलबन की कि इसको हटा दिया जाए रजिया सुल्तान को, और वो हो जाता है। फिर बाद में कौन बन जाता है, शासक के तौर पर बलबन। फिर इसने क्या लिखा है, इसने सिजदा और पैबोस प्रथा को शुरू करा। यहाँ पे लिखा है मैंने सिजदा, कई जगह इसको सजदा कहते हैं आज के टाइम पे, ये सिजदा है। और सिजदा क्या होता है कि जैसे राजा है, उसके सामने घुटने टेक के आप बैठ गए, ठीक है, सिर आपने झुका लिया। और पैबोस क्या होता है, या पाबोस कहते हैं इसको, पैबोस होता है उसके पैरों को चूमना। और ये बहुत लंबे समय तक रहा था, ये वाली प्रथा को बलबन ने जो शुरू करा था। ये कहता था आप मेरे सामने आइए, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके का कल्चर है, ये फारसी, पर्शियन जिसको कहा जाता है, ये कल्चर से उठा के इसने रखा था यहाँ पर। और इसको बाद में औरंगजेब के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। औरंगजेब के द्वारा बहुत चीज़ें समाप्त की गई थी। दूसरा कि वो फारसी जिसको कहते हैं पर्शियन, एक तरीके से कल्चर को पसंद नहीं करता था ये। दूसरा इसका मेन कारण और मैं आपको बता दूं कि ये जैसे मैंने आपको बताया, अभी आगे बताता हूँ,
नवरोज फेस्टिवल, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है नवरोज फेस्टिवल, इसको भी समाप्त कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पर्शियन कल्चर का था एक तरीके से और बहुत नफरत करता था औरंगजेब। और नवरोज फेस्टिवल शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? बलबन। ये कई बार एग्जाम में आता है तो इसको याद रखेंगे। और ये एक तरीके से आपसे ये भी पूछा गया था कि बताइए किस तरीके का त्यौहार है ये, तो फारसियों का ये त्यौहार मनाया जाता है। फारस क्या था आपका? आज के टाइम पे ईरान जो है उसको फारस कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तथा इसके द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को शुरू किया गया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, लौह एवं रक्त की नीति को। तो आपसे पूछा जाएगा किसने शुरू करा था इस पॉलिसी को? क्या है? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये जानता था कि मेरे सामने विद्रोही जरूर बनेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी शासक बनता है आज के टाइम पे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो सामने कांग्रेस है, विपक्ष में हर कोई होगा। कल बीजेपी पार्टी मान के चलिए, सपोज करिए हम नहीं होती सत्ता में, तो फिर ये अपोज करेगी, तो विपक्ष और पक्ष तो चलता है। तो इसका उस समय, आज के ज़माने में डेमोक्रेसी है, सभी जो ये डिसीजन लेते हैं जनता लेती है, पर उस जमाने में नहीं था, उस समय तलवारों से चलती थी कहानी। तो ये जानता था कि अगर मेरे खिलाफ कोई विद्रोह होगा, क्योंकि हर राजाओं के साथ इसने एक्सपीरियंस करा था इस चीज़ को, तो ये क्या कहता है कि लौह एवं रक्त की नीति में शुरू करूंगा, मतलब मेरे विरोधी जो करेंगे उनको समाप्त कर दूंगा उसी समय। उसके लिए कोई दरख्वास्त वगैरह कुछ नहीं, सीधे दरबार में आके काट देता था ये। तो ये एक ऐसा देखा गया जिसने अपने विरोधियों को बिल्कुल बुरी तरीके से मार दिया। और ये भी माना जाता है कि जो ये लौह रक्त की नीति थी, एक इसका ये भी था कि उनके स्त्री और बच्चों को ये अपने पास दास बना लेता था, जिससे बहुत लोग डर जाते थे, रूह कांप जाती थी कि चलिए मैं तो मर जाऊंगा पर मेरे परिवार को तो ना हो ना। तो परिवार को भी अपने पास बंदी बना के रख लेता था, जिससे लोग डरते थे। इसने देखिए इतना विद्रोही के तौर पे बताऊं, इसने इतना ऐसे काम करे थे कि जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको मृत्युदंड देता था। ये स्पेशल गुप्तचर इसलिए बनाए कि पहले ये देख ले एक तरीके से कि शासन व्यवस्था क्या चल रही है, कुछ डाउट हो रहा है, अच्छा ये लोग काम नहीं कर रहे ठीक से, या मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो उनको बिल्कुल दरबार के बीच में लाके मृत्युदंड देता था। और गुप्तचर को नियुक्ति करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का यही माना जाता है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा जो हो गया ज़रूरी है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हाँ, अभी मैं और पॉइंट आपको जोड़ूंगा। तो हमने कहाँ तक देख लिया? हाँ, लौह रक्त की नीति देख ली। एक और चीज़ बता दूं, बलबन पहली बात तो तुर्कियों को पसंद नहीं करता था, दूसरा भारतीय मुसलमानों से बहुत ईर्ष्या करता था, नफरत करता था भारतीय मुसलमान जो थे। आप आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जो यहाँ से मुस्लिम गए थे, जो इस जगह से वहाँ पर गए थे, तो आज भी उनके साथ जस्टिस नहीं होता और उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता जो वहाँ के मुख्य रूप से रह रहे लोगों से किया जाता है। इसके कारण आपने कई बार देखा होगा कि, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किस नाम से वो पुकारते हैं वहाँ के जो इंडियन मुसलमान कह सकते हैं, जो हिंदुस्तान से गए थे वहाँ पर, तो आज भी उनके साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं रखते। सेम यही कहानी करता था ये भी, भारतीय मुसलमान के साथ बहुत नफरत करता था। ये समझ लीजिए कि नफरत इस हद तक थी कि हिंदुओं तक को पसंद कर लेता था पर उनको नहीं करता था पसंद। जैसे मैं आपको बताऊंगा भी और कुछ पॉइंट, पहले इसको पढ़ लेते फिर मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। हमने बोला है कुछ समय के बाद तुर्क सरदारों द्वारा षड्यंत्र से इसको हटा दिया गया और इसके बेटे रिहान को राजा बना दिया गया। और ये जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था कि बताइए, यूपी पीसीएस का पॉइंट है कि इसके बाद किसको बनाया जाता है। तो ये देखिए ऐसा शासक था, इसने विद्रोह बहुत करा, उनको बंद कर दिया था, पर एक हद तक ये कंट्रोल कर पाया, फिर नहीं कर पाया, क्योंकि इसको डर था कि मेरे खिलाफ हो जाएगा तो मुझे कैदी बना देंगे। तो ये कहता है ठीक है आप मेरे बेटे को बना लो, कोई इशू नहीं है। तो रिहान को क्या बना दिया जाता है? शासक के तौर पे इसको बना दिया जाता है। पूरा नाम था इमादुद्दीन, उतना जरूरी याद रखना है नहीं, इमादुद्दीन पूरा नाम था, इमादुद्दीन रिहान, इमादुद्दीन जो नाम था उसको बना दिया जाता है। अब देखिए मैं बता दूं आपको, इसने क्या करा, ठीक है आप बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, शायद इसका बेटा नहीं था, आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, बेटा था रिहान की नहीं, रिहान शायद बेटा नहीं था, और इसको बना दिया जाता है। पर ये चाहता क्या था मैं इसके बारे में बता दूं, इसने ये बोला कि ठीक है कोई नहीं मैं अपने बेटे को बिठा देता हूँ, और इस बेटे को जिसको पसंद करता था, जैसे मैंने बोला है इल्तुतमिश की कहानी थी इसकी, मोहम्मद, उसका नाम था मोहम्मद के खुसरो, उसको इसने बोला कि आप उसको बैठाइए, खुसरो इसको बोला इसने कि बैठाइए एक तरीके से शासन व्यवस्था में। पर क्या होता है, ये उसी समय युद्ध में मर जाता है, और जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा शोक होता है, और इस शोक में कहा जाता है कि बलबन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाता है, और उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसके बाद आपको समझना पड़ेगा, ये आ जाती है यहाँ पर कहानी खत्म, जिसकी हम बलबन की बात कर रहे थे। इतना डिटेल में कभी नहीं आता जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पर याद रखना जरूरी है। ये जरूर पूछा जाता है कि बलबन के बाद किसको शासक बनाया जाता है, क्योंकि तुर्क सरदार थे बहुत ज़्यादा इससे ईर्ष्या करने लग गए थे, क्योंकि इन्हीं के साथ ये अच्छा रिलेशन नहीं रखता था, इन्हीं के बीच में होके जब ये राजा बन जाता तो कहते हैं बदलाव इसके अंदर आ गया है, पहले इसने इतनी अंदर ईर्ष्या रखी थी।
तो वो उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और इसको हलाक कर देते हैं। इसके सामने कोई भी सामने पक्ष नहीं था कि मैं क्या करूं, उनको मार भी नहीं सकता था क्योंकि पूरा इन्होंने एक ग्रुप बना लिया था। जिसके बाद कहता है ठीक है मैं अब राज्य से हट रहा हूँ और आप किसी को और शासक बना लीजिए, तो फिर इमादुद्दीन रिहान बन जाता है। इसलिए इसको इंटेलिजेंट माना जाता है क्योंकि जितने भी शासक अपने राजगद्दी छोड़ी है उन्होंने या तो मारे गए हैं या तो उनको कैदी बना दिए गए हैं। अब मुगल डायनेस्टी तक देख लीजिएगा, तो उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, फिर या तो जेल में डाल दो। तो इसने उस समय अपने आप को बचा लिया था, इसलिए इंटेलिजेंट शासक कहते हैं। इसने दिमाग से ज़्यादा यूज़ करा अपने आप को। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया और ये शोक में मर जाता है। अब इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल में बता दूं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। बहुत डिटेल पॉइंट में बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने बोला है कि ग्वालियर जी विजय के बाद इल्तुतमिश इसको खरीदता है, ये पॉइंट याद रखना है। इसका शासनकाल 20 साल का था मात्र। कब से कब तक था? 1266 से लेकर 86 तक। ऊपर नहीं देखना जो हम पॉइंट जोड़ रहे हैं। पहला। दूसरा, इसने तुर्कानी चहलगानी को समाप्त करा, इसको याद रखना है। इसने एक चीज और बता दूं, ये उच्च जातियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उच्च जाति मतलब बहुत ज्यादा, जो हाई कास्ट कह सकते हैं। कास्ट सिस्टम हमारे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में मैं इतना ढंग से नहीं जानता, वैसे वहां पर भी है। कास्ट सिस्टम हर धर्म में है और ये माना जाता है। तो ये क्या करता था कि उच्च कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उनको बहुत पसंद करता था, और जो मुस्लिम थोड़ी सी नीची कास्ट के थे उनके साथ बहुत द्वेष रखता था, बहुत ईर्ष्या रखता था, पसंद नहीं करता था। कई बुक्स में माना जाता है ये। और इसके सामने हम बता दें, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये कई बार पूछा गया कि इसके शासनकाल में कौन दरबारी कवि था, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा जब हम अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक पढ़ेंगे, अमीर खुसरो के बारे में। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय में रहने वाले दरबारी कवि का नाम है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसी के शासनकाल में थे, बलबन के टाइम पे। फिर आगे तक बहुत सारे शासन में रहे थे, मैं आपको बताऊंगा अमीर खुसरो की कहानी, जिनको तोता हिंद भी कहा गया है। अच्छा, इसने नवरोज को शुरू करा, सिजदा पैबोस को शुरू करा। तुर्कियों को पसंद नहीं करता था, तुर्कानी चालगानी को इसने समाप्त कर दिया। इसने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए लोह और रक्त की नीति को अपनाया। ये पहली बात थी जो भारतीय मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। गुप्तचर इसने नियुक्त करे जिससे मृत्युदंड दिया जा सके जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। फारसी इस परंपरा को लाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक बलबन था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद ये बन जाता है इसका षड्यंत्र के बाद बनता है इसका रिहान, इमादुद्दीन रिहान को शासक बना दिया जाता है। फिर ये अपने बेटे को बनाना चाहता था जिसका नाम था मोहम्मद की खुसरो, पर वो नहीं बन पाता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। सेम इल्तुतमिश वाली कहानी होती है इसके साथ, और इसी शोक में ये इसकी मृत्यु हो जाती है बलबन की। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आ जाता है आपका केकुआबाद। बहुत ज़रूरी नाम है, यहाँ पे देख लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा केकुआबाद, ये बनता है। और केकुआबाद का शासनकाल आप ये समझ लीजिए मात्र 3 साल का, 1287 से लेके 90 तक केकुआबाद का। और बहुत ऐसा कहते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर शासनकाल में ज़्यादा नहीं हो पाया, 3 साल ये रहा था, पर अच्छा काम करता था। और ये था कौन? ये बलबन का पोता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इसका शासनकाल बताइए। 3 साल का शासनकाल रहा। और ये जो इसका बेटा था बुगरा खां जो इसी का बेटा था, बुगरा खां बलबन का, उसका पुत्र था ये। और बुगरा खां बहुत अय्याश था और उसके ऐसा माना जाता है कि अपोजिट था ये केकुआबाद, मतलब एक अच्छा शासक माना जाता है। और ये उस समय बुगरा खां बंगाल का शासक था। तो ये बाद में क्या करता है, अपने बेटे को बिठा देता है राजगद्दी में, और जो बलबन का पोता होता है। और इसके बाद फिर 3 साल ये रहता है, और कारण क्या हो जाता है, इसको लकवा मार जाता है। इसलिए अपनी राजन जो इसकी एक तरीके से काम करते हुए इसको छोड़ना पड़ जाता है अपना केकुआबाद को, क्योंकि सिंपल सी बात थी ये, नहीं तो कुछ दिन बाद इसको वैसे ही मार देते। तो ये अपने आप खुद अपनी राजगद्दी भी छोड़ देता है। एक और बता दूं, शमसुद्दीन कैमूर बहुत ज़रूरी नाम है। इसकी हत्या करता है जलालुद्दीन खिलजी, जो फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। ये मात्र 3 वर्ष का बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। कई अलग अलग इसके मतभेद हैं इसको लेकर, पर यह माना जाता है कि लास्ट इसी को माना गया था। कई केकुआबाद को मानते हैं कि केकुआबाद आपका सबसे लास्ट शासक था। तो ऐसा ज़्यादातर माना जाता है, पर वो गलत है। जितने आप ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि कैमूर्स को माना जाता है, जिसको जलालुद्दीन खिलजी खुद अपने हाथ से मार देता है। और सबसे बुजुर्ग जो दिल्ली सल्तनत का शासक है वो जलालुद्दीन खिलजी बहुत एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो इसको समाप्त करके खुद राजा बन जाता है दिल्ली सल्तनत का, खिलजी डायनेस्टी को बना देता है। तो इसी समझ में आ गई होगी, हमने बता दी है जो जो शासक है, इनको लाइन टू लाइन याद रखना है। और मैं एक जल्दी से आपको जब हम कंप्लीट करेंगे आपको सिलेबस में मैं प्रैक्टिस सेट जरूर कराता रहूँगा साथ में, जिससे आपको सब चीज़ें याद रहें। 1 ईयर का ये प्लान है, ये आपका कोर्स है, तो इसको मत सोचेगा कि कोर्स के खत्म के बाद होने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ कंटेंट कोशिश करते रहूँगा कि देते रहें। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि
इलबारी जनजाति का दूसरा शासक था जो दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी में बैठता है, वो था बलबन। पहला था आपका इल्तुतमिश। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखी गई है इसकी शुरुआत से लास्ट तक, इनके दोनों के बीच में। दोनों के कारण एक थे, बहुत हद तक ये अलग अलग तरीके से अपने आप को संभालते थे, तो वो मैं चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ। और फिर यहाँ से हो जाता है खिलजी वंश की स्थापना। तो बस इस लेक्चर को आज यहाँ समाप्त करते हैं और जल्दी से फिर लाइव आएंगे। फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के बाद मैं अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक भी इसमें आज ही शामिल करूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।